हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आप लोगों के सामने कक्षा 9 का एक लेसन लेकर के आए हैं, एक नया अध्याय लेकर के आए हैं और उस अध्याय का नाम है गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशन। अब ये जो चैप्टर ग्रेविटेशन है ये क्या होता है इसके बारे में हम समझेंगे। तो देखिए, पहला ही आपका टॉपिक है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। अब गुरुत्वाकर्षण होता क्या है, ग्रेविटेशन होता क्या है, पहले इसको हम लोग समझ लेते हैं। तो देखिए, ग्रेविटेशन क्या बोलता है, गुरुत्वाकर्षण क्या होता है कि कोई भी दो वस्तुओं और वो एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। तो देखिए, बस यही समझना आपको कि कोई भी दो वस्तु है वो क्या करे, एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करे। तो अब जैसे मान लीजिए ये दो मार्कर हमारे पास है, तो ये मार्कर इस मार्कर को अपनी ओर आकर्षित कैसे करेगा, जब तक हम इस पे कोई बल ना लगाएं। इस मार्कर द्वारा इस मार्कर पे अगर कोई बल अप्लाई नहीं होगा तब तक ये इसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे एक बल कार्य करेगा तभी ये एक दूसरे की ओर आकर्षित होंगे। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इस पे बल लगा करके एक दूसरे की तरफ आकर्षित करा रहे हैं। तो ये बात आपको याद रखना है कि कोई भी वस्तु तभी गति करती है, पिछले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ चुका है, कोई भी वस्तु तभी गति करती है जब तक उस पर कोई बाहरी बल ना लगे। देखिए क्या बोल रहे हैं, आपका यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम क्या बोलता है, बोल रहे हैं इट स्टेट दैट एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी with a force which is directly proportional to the product of their mass and inversely proportional to the square of the distance between them। ये बोल रहा है कि कोई भी दो वस्तु हो तो उनका कुछ ना कुछ मास होगा। चलिए इसको थोड़ा सा पहले हम हिंदी में भी थोड़ा सा बता देते हैं। देखिए हिंदी में क्या होता है, क्या बोल रहा है कि गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के अनुसार विश्व के सभी पिंड एक दूसरे को एक बल द्वारा आकर्षित करते हैं तथा यह लगने वाला बल गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है, या इस लगने वाले बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। अब यहाँ से आपका मेन टॉपिक होता है, यहाँ से ध्यान देने वाली बात है कि यह बल दो पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आइए इसको हम लोग अब समझते हैं एग्जाम्पल से। जैसे देखिए हमारे पास दो पिंड है, एक पिंड ए ऑब्जेक्ट ए और दूसरा पिंड बी ऑब्जेक्ट बी है। हमने मान लिया पहले पिंड का जो द्रव्यमान है, मास है m1 तथा दूसरे पिंड का मास जो है m2 है, द्रव्यमान m2 है तथा इनके बीच की दूरी, यानी ये कुछ दूरी पे रखे हुए हैं तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है उसको हमने मान लिया है r। तो बात करते हैं इस नियम के हिसाब से, गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से बात करते हैं। देखिए क्या बोलता है ये कि जो फोर्स अप्लाई होता है वो इन दोनों ऑब्जेक्ट के मास के मल्टीप्लाई के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होता है। यानी ये इसको क्या करेगा, एक बल के द्वारा खींचेगा, एक फोर्स अप्लाई करेगा, उस फोर्स को हम लोग F बोले, F प्रोपोर्शनल टू इन दोनों पिंड के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती। तो मान लेते हैं पहला पिंड m1 और दूसरे पिंड का द्रव्यमान m2 है, इसको मान लिया हमने समीकरण नंबर ए। अब दूसरा इसी में स्टेटमेंट है इसका, क्या बोल रहा है कि एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी इनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी ये जो लगने वाला बल है ये इनके बीच का दूरी क्या है, r है, इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो जैसे व्युत्क्रमानुपाती बोलता है तो ये हम लोगों का 1 में हो जाता है, यानी 1/r²। तो ये व्युत्क्रमानुपाती का यहाँ पे संबंध हो गया। इसको हमने मान लिया समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 1 तथा 2 से अगर हमने बात करें, समीकरण 1 तथा
2 से बात किया जाए तो F प्रोपोर्शनल टू M1 M2 बटा में आर स्क्वायर मिलता है। अब इसके आगे बात करें अगर तो थोड़ा सा जगह की कमी होने के कारण हम यहीं पे लिखते हैं आगे, तो थोड़ा सा जगह बना देते हैं हम यहाँ पे, स्पेस थोड़ा सा मैनेज करते हैं। देखिए ऐसे यहाँ से हम लोग बात करते हैं। अब देखिए F प्रोपोर्शनल टू M1 M2 आर स्क्वायर था, तो हम यहाँ पे बात करेंगे F इक्वल टू, इस प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए हमने इक्वल का साइन लगाया और यहाँ पे एक कांस्टेंट आता है जो कैपिटल G के फॉर्म में होता है M1 M2 बटा में आर स्क्वायर। अब ये जो बल होता है आपका, यही आपका ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाता है और ग्रेविटेशनल फोर्स जो हुआ आपका, यहाँ पे बात करें अगर सारी चीज़ों की, तो ये हमारा एक सूत्र प्राप्त होता है गुरुत्वाकर्षण बल के लिए, जहाँ पे जी आपका गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक नियतांक होता है। जी आपका गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक नियतांक होता है, जिसका मान जी का मान 6.7 गुणे 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किग्रा स्क्वायर होता है। ये सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक हुआ। अब M1 क्या है आपका, M1 पिंड एक का द्रव्यमान, तो यहाँ पे बात कर ही लेते हैं, इसको भी लिख लेते हैं। M1 पिंड या ऑब्जेक्ट ए का द्रव्यमान, द्रव्यमान को इंग्लिश में मास बोला जाता है, और M2 जो है ऑब्जेक्ट बी का द्रव्यमान या मास ऑफ ऑब्जेक्ट बी, एक टर्म इंग्लिश में भी लिख देते हैं, मास ऑफ ऑब्जेक्ट बी, मास ऑफ ऑब्जेक्ट बी। और आर जो है वो आपका डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, दो पिंडों के बीच की दूरी। तो यहाँ से हमको एक सूत्र प्राप्त हुआ गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक देखने को प्राप्त हुआ इस सूत्र से, और ये सूत्र हमारा गुरुत्वाकर्षण बल का प्राप्त कर लिया हम लोगों ने। तो ये आप लोगों का गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम हुआ। तो बात करेंगे आगे, बात करते हैं SI यूनिट ऑफ जी, यानी सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का हम यूनिट की बात करें तो देखिए क्या होता है। तो ये हमने फार्मूला डिराइव कर लिया था कि गुरुत्वाकर्षण बल के लिए फार्मूला Gm1 M2 अपॉन आर स्क्वायर होता है, जहाँ पे F ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, गुरुत्वाकर्षण बल होता है, M1 वस्तु A का द्रव्यमान था, M2 वस्तु B का द्रव्यमान था, R दोनों वस्तु के बीच की दूरी थी, और G यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक था, जिसका मान 6.67 गुणे 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किग्रा स्क्वायर होता है। तो ये कैसे आया, इस चीज़ को हम लोगों को देखना है। आइए बात करते हैं अब हम लोग, इसमें जितने भी आपके क्वांटिटी हैं सबका हम पहले यूनिट लिखते हैं। अगर बात करें यहाँ से यूनिट, अब किसकी किसकी यूनिट, यूनिट ऑफ एफ की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, बल का मात्रक न्यूटन, जी का तो निकालना ही है तो जी का रहने देते हैं हम लोग, M1 यानी M1 क्या है, मास है, और मास का यूनिट kg, और M2 ये भी आपका द्रव्यमान ही है तो द्रव्यमान का यूनिट kg, और R जो है वो आपका बीच की दूरी है और दूरी का मात्रक मीटर होता है। ये सारे मात्रक को हम यहाँ पे रखते हैं, तो लिखते हैं यूनिट ऑफ F इक्वल टू यूनिट ऑफ G M1 M2 अपॉन में R स्क्वायर। देखिए F का यूनिट
ऊपर हमने पहले सारा अलग से कर लिया। न्यूटन हो क्या, जी का तो हम लोगों को फाइंड आउट ही करना है। m1 का यूनिट के सी इंटू m2 का यूनिट के सी अपॉन बी। डिस्टेंस दूरी का मात्रक मीटर और इसका होता है आपका r स्क्वायर, मीटर का स्क्वायर कर लिया हमने। अब देखिए इसको हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर इक्वल टू जी, के जी का के जी में मल्टीप्लाई होगा तो किग्रा स्क्वायर। इस जी को हमने यहीं पर रहने दिया और इस किग्रा को हमने इधर रिप्लेस किया, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में ये आपका किग्रा स्क्वायर आ जाएगा। तो इस जी का जो मात्रक प्राप्त हुआ आपको न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किग्रा स्क्वायर। इसी को अदर फॉर्म में भी लिखा जाता है, बहुत जगह ऐसे भी लिखा होता है, तो इसमें आप लोगों को कन्फ्यूज नहीं होना है। न्यूटन मीटर स्क्वायर, और मैथ में आप लोगों ने पढ़ा होगा जब भी पावर नीचे से ऊपर जाना है तो उसको माइनस कर दिया जाता है, तो यहाँ से आपका किग्रा और प्रति किग्रा इसको पढ़ा जाता है। जिसके पावर पे माइनस लगा होगा उसको पर किग्रा स्क्वायर बोलेंगे। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किग्रा स्क्वायर, ये हमने कैपिटल जी का यूनिट फाइंड आउट किया। तो बात करेंगे आगे हम लोग गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक क्या होता है। उसके बाद अब बात करेंगे हम लोग कि गुरुत्वाकर्षण, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का क्या महत्व है, इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में देखते हैं। तो बात करते हैं हम पहले इम्पोर्टेंस के बारे में। तो पहला इम्पोर्टेंस क्या दिया हुआ है, दिस लॉ इज एप्लीकेबल टू द एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स। यानी ये जो लॉ है ये क्या बताता है कि यूनिवर्स की कोई भी दो ऑब्जेक्ट हो, बहुत लोगों के मन में ये ख्याल आता है कि गुरुत्वाकर्षण बल जो है पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में कार्य करता है, पृथ्वी और सूर्य के बीच में कार्य करता है। ऐसी कोई भी बात नहीं है, ये आप लोगों की गलतफहमी होती है। विश्व में कोई भी ऑब्जेक्ट हो, एक चींटी है और एक दूसरी चींटी, यानी दो चींटी भी एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करेंगे, उनके बीच भी गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा, लेकिन उनका द्रव्यमान इतना कम होता है कि वो गुरुत्वाकर्षण बल हमको देखने पे समझ में नहीं आता है, और वो इतना ज़्यादा पावरफुल भी नहीं होते हैं कि एक चींटी दूसरे चींटी को अपनी ओर खींच पाए। वैसे ही पृथ्वी और सूर्य के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल होता है, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल होता है। तो ये वही बोल रहा है कि यूनिवर्स की कोई भी दो ऑब्जेक्ट हों उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई होता है। यह नियम ब्रह्मांड के सभी पिंड पर लागू होता है। तो सेम बात हमने हिंदी में भी यहाँ पे लिखा है। फिर दूसरा नियम क्या बोल रहा है, दिस लॉ एक्सप्लेन द कॉज ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ मून अराउंड अर्थ। हिंदी में बात करें तो गुरुत्वाकर्षण के कारण ही चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाती है। अब बात करें चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर कैसे लगाती है। जैसे मान लीजिए जी हमारा पृथ्वी हो गया, अब चंद्रमा है ये मान लीजिए। अब चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर कैसे लगा रही है, कैसे लगा रही है, बहुत लोगों के दिमाग में आता होगा। तो अब बहुत लोगों के दिमाग में ये आता है कि चंद्रमा मान लीजिए ऐसे चक्कर लगा रहा है, चक्कर लगा रहा है, तो ये इधर क्यों नहीं भाग जा रहा है, इधर क्यों नहीं भाग जा रहा है, इधर उधर क्यों नहीं भाग जा रहा है। तो ऐसा होता है नहीं, ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, वो एक अपने निश्चित रास्ते पे फिक्स पाथ पे मोशन करता रहता है। ऐसा इसलिए, अब देखिए अभी हमने क्या किया, इसको पकड़ा हुआ है, हमने यहाँ पे इसको एक बल लगा करके पकड़ा हुआ है। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको बिल्कुल ऐसे एक फिक्स पाथ पे गति करा रहे हैं। तो जैसे ये हमने हाथ से एक जो बल लगाया है, यहाँ पे हमने बल लगाया है, तो अब ऐसा तो है नहीं कि चंद्रमा को पकड़ करके कोई घुमा रहा हो। तो जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो एक अदृश्य बल होता है, ये आपका अदृश्य बल होता है जो दिखता नहीं है, अनसीन फोर्स होता है। तो अब देखिए जैसे हम हाथ से इस मार्कर को पकड़ के इस मार्कर के चारों तरफ घुमा रहे हैं, वैसे ही चंद्रमा जो है पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाती है, लेकिन वहाँ पे हमारे हाथ जैसा कोई भी पकड़ने वाला चीज़ नहीं है। तो वहाँ पे जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में, वही एक दूसरे को बांध करके रखा होता है, इनकी बॉन्डिंग बना करके रखा होता है, जिसकी वजह से ये एक फिक्स रास्ते पे ही चलते रहते हैं। अगर ऐसा हो
कि इनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल ना लगे। अब गुरुत्वाकर्षण बल जैसे मान लीजिए ना लगे, अचानक से गुरुत्वाकर्षण बल खत्म हो जाए। ये चंद्रमा क्या कर रहा है, पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। अब मान लीजिए हमने क्या किया, यहाँ से गुरुत्वाकर्षण बल अब हम हटा दिए। जैसे गुरुत्वाकर्षण बल हमने हटाया, चंद्रमा गिर गया। अब सोचिए ज़रा, अभी मान लीजिए आप व्रत हैं, फास्ट हैं, और आप चांद को देख करके व्रत तोड़ते हैं। करवा चौथ का व्रत रहती हैं बहुत सारी महिलाएं। तो अब मान लीजिए उन्होंने व्रत रखा और अचानक से पृथ्वी अपना गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स छोड़ दे। वो पृथ्वी पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगी ना, तो चंद्रमा क्या होगा, वो अपने रास्ते से भटक जाएगा, वो कहीं भी चला जाएगा। तो पता लगेगा कि हम जो औरतें व्रत हैं वो चंद्रमा को देखती रहेंगी। अब आएगा चंद्रमा, अब दिखेगा चंद्रमा, अब दिखेगा चंद्रमा, लेकिन चंद्रमा दिखेगा ही नहीं। क्यों नहीं दिखेगा, क्योंकि उस पर कोई अब फोर्स अप्लाई ही नहीं है, उस पर कोई कार्य करने वाला बल ही नहीं है। तो कोई भी ग्रह, आगे हमने लिखा है रिवॉल्यूशन ऑफ प्लांट्स अराउंड सन, रिवॉल्यूशन ऑफ प्लांट अराउंड सन, यानी ग्रहों का सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाना भी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही संभव हो पाता है। तो कोई भी ब्रह्मांड का कोई भी पिंड हो, कोई भी ग्रह हो, उपग्रह हो, वो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही सूर्य का चक्कर लगाता है। आगे बात करते हैं तीसरा, दिस लॉ एक्सप्लेन द कॉज ऑफ नीप एंड टाइड ड्यू टू मून एंड सन। अब देखिए इसका मतलब क्या बोल रहा है, थोड़ा सा हिंदी में भी समझ लीजिए। क्या बोल रहा है, सूर्य और चंद्रमा के बीच गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही समुद्र में ज्वार और भाटा आता है। अब बहुत से लोगों की माइंड में कन्फ्यूजन होता है, बहुत से लोगों को पता ही नहीं होता है। अभी हम क्लास ले रहे थे, बच्चों से पूछा कि ज्वार भाटा क्या होता है, नीप एंड टाइड क्या होता है, बच्चों को नहीं पता था। तो हम सोचते हैं कि बहुत लोगों को ये सारी कन्फ्यूजन होंगे। तो देखिए नीप एंड टाइड जो होता है समुद्र में आता है, समुद्र में ज्वार भाटा आता है। ज्वार भाटा होता क्या है, तो जैसे आप मूवी वगैरह में, पिक्चर में देखते होंगे, जैसे गोवा का बीच है, बहुत सारे लोग बीच पे बिल्कुल रेत पे आसानी से बिल्कुल मौज में सोए रहते हैं। पानी, जो समुद्र का पानी होता है, ऊपर आता है नीचे जाता है, ऊपर आता है नीचे जाता है। तो वो जब पानी ऊपर आता है और नीचे जाता है तो उसी को हम ज्वार भाटा बोलते हैं, नीप एंड टाइड बोलते हैं। लेकिन जो 24 घंटा समुद्र का पानी ऊपर नीचे आता है, उसको हम ज्वार या भाटा, नीप एंड टाइड नहीं बोलते। नीप एंड टाइड जो होता है वो आपका सिर्फ 24 घंटे में 2 ही बार आता है। तो जो नीप एंड टाइड होता है, ज्वार भाटा होता है, उसकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा होती है। उसकी पानी, जब समुद्र का पानी बहुत ऊंचाई पे उठ करके आगे आए बीच पे, तो उसको हम ज्वार बोलते हैं, नीप बोलते हैं। जब पानी क्या हो, जैसे मान लीजिए, बात करते हैं, ये मान लीजिए समुद्र का किनारा है, बीच है समुद्र का बीच, जहाँ पर लोग सोए हुए हैं। जैसे मान लीजिए ये यहाँ पे सोए हुआ है। अब ये यहाँ पे सो कर के समुद्र के किनारे ठंडी ठंडी हवाओं का मज़ा ले रहा था। लेकिन इधर समुद्र होता है, तो अब समुद्र की जो पानी होती है, ऐसे लहरें ऊपर नीचे आती रहती हैं। जब ये लहरें आती हैं जाती हैं, तो ये एक बहुत कम ऊंचाई तक ऊपर नीचे होती रहती हैं। तो इसको हम नीप एंड टाइड, ज्वार भाटा ना बोल करके क्या बोलते हैं, धाराएं, स्ट्रीम। इसमें क्या हो गई, स्ट्रीम। लेकिन यही जो धाराएं स्ट्रीम उठ रही थी, वो क्या हो जाएं, बहुत हाइट पे उठ जाएं, तो इसको हम बोलेंगे ज्वार। जब ये धाराएं ऊपर उठी, ये समुद्र तल से, सी लेवल से जब ऊपर उठी, तो इसको हम ज्वार बोलते हैं। फिर अब ऐसा तो है नहीं कि ऊपर आ गया तो ऊपर ही रहेगा, अब ये वापस से जब नीचे जाता है, अब जब ये वापस से रिटर्न होता है, ये पानी जब वापस से रिटर्न होता है, तो इसको हम भाटा बोलते हैं। तो ये होता है समुद्र में ज्वार और भाटा। तो ज्वार भाटा आने का कारण क्या होता है, तो देखिए वही लिखा है, सूर्य और चंद्रमा के बीच गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही समुद्र में ज्वार और भाटा आता है। बीच में पृथ्वी होता है, इधर चंद्रमा, इधर सूर्य। तो सूर्य और चंद्रमा जब आकर्षण बल लगाता है, तो समुद्र का जो पानी होता है वो ऊपर उठता है, इस वजह से समुद्र में ज्वार और भाटा आता है। ये सारे हमारी गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक
नियम का महत्व है। ये आपका यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का इम्पोर्टेंस हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। तो आगे बात करेंगे हम लोग